Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on political science for the standard 9. Okay, let's start. Chapter number 1, पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अभी तक जो हम लोग ने सिविक्स के टेक्स्ट बुक पढ़े उनमें हम लोग ने पढ़ा अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर पॉलिटिकल सिस्टम। उसको ही बोलते हैं गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स, राइट। मगर इस क्लास में मतलब 9th स्टैंडर्ड में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियाज रिलेशन विद द वर्ल्ड। ओके, आप लोगों ने वर्ल्ड की हिस्ट्री समझी होगी थ्रू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, वैसे ही आप लोग फैमिलियर हो गए अबाउट द ग्लोबल हिस्टोरिकल इवेंट थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अभी आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल साइंस। ओके, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज रिलेशन विद द वर्ल्ड and some major global issues, right? We are dependent on different persons, institutions और organization इस society में, right? For different reason, हम अलग अलग रीज़न के लिए हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं इस सोसाइटी में। ओके, फॉर डिफरेंट फैसिलिटीज़। हमारी जो सोशल लाइफ है वो इंटरडिपेंडेंट है और उसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन चलता है। ओके, हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इट। जस्ट एट इज़ ट्रू अबाउट इंडिविजुअल और सोसाइटी, जैसा कि ये सच है एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बारे में, वैसे सेम है एक नेशंस के लिए भी अप्लाई होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट नेशंस है इस वर्ल्ड में। ओके, जैसा कि हमारा इंडिया है। इन सारे इंडिपेंडेंट नेशंस में क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता रहता है, राइट। और उनमें इंटरेक्शन कंटिन्यूसली चालू रहता है। जो सब इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स हैं उन लोग एक ट्रीटीज़ के अंदर आते हैं। ओके, उसको बोला जाता है अ सिस्टम ऑफ ऑल दिस इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। उन लोग एक साथ आते हैं। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। लेट अस गेट टू नो सम फीचर्स ऑफ दिस इंटरनेशनल सिस्टम। हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, राइट। इंटरडिपेंडेंस, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन और द अदर। उसमें फिर बिग नेशन हो या पॉस्फरस हो या डेवलप नेशन हो, सब लोग कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। ओके, सब लोग की कोई ना कोई नीड्स होती है, उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, उन लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। इवन द बिग नेशन हैव टू डिपेंड अपॉन अदर बिग एंड स्मॉल नेशंस। ओके, ये जो इंटरडिपेंडेंस है ये अभी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंटरनेशनल सिस्टम का। उसको आज के टाइम में बोलते हैं टुडेज ग्लोबल सिस्टम, राइट। नाउ अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी। हर एक नेशन का अपना पॉलिसी होता है अबाउट इट्स इंटरनल डीलिंग्स एज ऑल्सो अबाउट इट्स रिलेशन विद द अदर नेशन। उसी पॉलिसी को बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। बट मैंने इस चैप्टर को ऑलरेडी अपलोड किया है। ओके, आप लोग मांगते हैं तो पहला इसको देखिए, उसके बाद सेकेंड चैप्टर को भी देख लीजिए, राइट। नाउ बैकग्राउंड, द वर्ल्ड इन विच वी लिव टूडे हैज़ बीन शेप थ्रू मेनी इवेंट्स एंड डेवलपमेंट। उसको समझने के लिए वी नीड टू गो बैक इन द हिस्ट्री। ओके, वी नो दैट, हमको पता है कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं लास्ट सेंचुरी में। ये जो इवेंट्स थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट थे। ओके, इन दैट सेंचुरी वर्ल्ड उसके वजह से क्या हुआ, कंप्लीटली चेंज हो गया। न्यू करंट्स ऑफ थॉट हैव एमर्ज। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एल्स हैज़ हैपेंड ड्यू टू दिस वर्ल्ड वॉर। मतलब इस वर्ल्ड वॉर की वजह से और क्या हुआ, हम लोग उसको डिटेल में समझते हैं। ओके, नाउ अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट फॉट बिटवीन द ईयर 1914 एंड 1918। इसमें मेजर कंट्रीज ऑफ यूरोप दैट हैड टेकन द पार्ट। ओके, इन दिस वॉर यूरोप हैड अ वेरी सेंट्रल प्लेस इन द इंटरनेशनल और ग्लोबल सिस्टम एट दैट टाइम। ओके, मगर इस वॉर के वजह से ट्रेमेंडस लॉस हुआ ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो कंट्रीज़ ने इस वॉर को ज्वाइन किया उनको ट्रेमेंडस इकोनॉमिक्स का लॉसेस झेलना पड़ा। ओके, इवन द कंट्रीज विच डिड नॉट ज्वाइन द वॉर उनको भी इस वॉर का इम्पैक्ट उनको झेलना पड़ा। क्यों? बिकॉज इनके वजह से क्या हो गया, जो बेसिक कमोडिटी के जो प्राइजेस थे वो बढ़ गए। ओके, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आ गया। द इकोनॉमीज ऑफ द विक्टोरियस एज वेल एज ऑफ द लूजिंग कंट्रीज क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। दोनों साइड के देशों की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। नाउ कंट्रीज दैट आर इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हे थे अलाइड पावर्स, हे दूसरे साइड थे सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली और अमेरिका। सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, टर्की और बल्गेरिया, राइट। At the end of the First World War,
सभी नेशन को ऐसा लगा कि ऐसा जो वॉर अभी हुआ है वैसा फिर से नहीं होना चाहिए और उसके लिए हम लोग को कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, ओके, टू अचीव दैट एंड। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, ओके। एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड कैरी आउट नेगोशिएशंस, ओके। तो लीग ऑफ नेशन का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था कि वॉर को अवॉइड करना, राइट। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेजर चेंजेस केम इन यूरोप एंड आउटसाइड यूरोप। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले एम्पायर्स थे यूरोप में वो कोलैप्स हो गए और नए नेशंस क्या हो गए, एस्टैब्लिश्ड हो गए, ओके। Many European countries had their colonies in the continents of Africa and Asia. वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे मूवमेंट्स चालू हो गए फॉर इंडिपेंडेंस, ओके, इन कॉलोनीज में। दिस मूवमेंट चैलेंज द हेजीमोनी। हेजीमोनी मीन्स यूरोपियन नेशंस क्या करते थे, डोमिनेंस करते थे, कंट्रोल करते थे इन कॉलोनीज के ऊपर। लीग ऑफ नेशन का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि पीस लाने के लिए, बट उन लोग सक्सीड नहीं हुए एट प्रिवेंटिंग द वॉर। फिर आगे क्या होने लगा, एटोक्रेटिक रेजिम्स आने लगी। एटोक्रेटिक रेजिम मतलब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एक जो एब्सोल्यूट पावर होता है वो एक ही इंसान के पास होता है, ओके। वैसे कहाँ पे हो रहा था, जर्मनी, इटली, स्पेन और बाकी सब देशों में। फिर इससे क्या होने लगा, ऑल दिस डेवलपमेंट्स कल्मिनेटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आगे जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। नाउ Second World War that was fought between the year 1939 and 1945. Okay, it proved to be far more destructive. हे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, ओके। इतना ही नहीं, इट वॉज मोर वाइड स्प्रेड, मतलब ज़्यादा देशों में फैला हुआ था देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों था, बिकॉज इसमें ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, ओके, इस वॉर में। कंट्रीज विच टुक पार्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वंस अगेंस्ट, उनको फिर से एक इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ा, राइट। कंट्रीज नाउ इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलाइड पावर में थे ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत रशिया, चाइना, अमेरिका एक साइड में, और एक्सिस पावर में जो थे वो थे जर्मनी, जापान और इटली, राइट। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने एक मेजर रोल प्ले किया, ओके, बिकॉज उन्होंने मैन्युफैक्चर कर लिया था न्यूक्लियर वेपन्स, ओके। इन ऑर्डर टू एंड द वॉर उन्होंने क्या किया, 2 न्यूक्लियर वेपन डाल दिए 2 सिटीज़ ऑफ जापान के ऊपर। एक था हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी ऑन 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945, ओके। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है बाय द डिफीट ऑफ जर्मनी इन यूरोप और ऑफ जापान इन एशिया। Among the many events that took place in the world after the Second World War was the beginning of Cold War। मतलब कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है, ओके। जो पीरियड है 1945 to 1991 is a long period of Cold War, right? Let us take stock of a few changes that take place in this period, okay? Now we will know about the Cold War, okay? America and Russia जो कि अलाइज थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दे बिकेम ए कॉम्पिटिटर, ओके। जैसे ही वॉर ख़त्म हो गया, जो उनके बीच में जो कॉपरेशन था वो अभी राइवलरी में चेंज हो गया, और उनका जो राइवलरी का जो पीरियड था वो 40-45 ईयर्स का था, ओके, इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देयर वर नो ओपन वॉर, इन दोनों में कोई ऐसा ओपन वॉर नहीं था इन दोनों देशों में, बट ऐसे टेंशन्स थे इनके रिलेशन में कि कभी भी वॉर हो सकता है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ओके। जो कॉन्सेप्ट है कोल्ड वॉर का इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर देर इज़ नो एक्चुअल वॉर, मतलब एक्चुअल वॉर नहीं होता है मगर उनके बीच में जो टेंशन्स है ऐसे सर्कमस्टेंसेस में दे आर मे बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द वॉर, ओके। इन दिस पीरियड अमेरिका ऑलरेडी वॉज अ सुपर पावर, ओके, बट जो रशिया थी दे वर ट्राइंग टू बिकम अ सुपर पावर। वो क्या कर रहे थे, उन लोग न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे और अपने जो मिलिट्री कैपेसिटी है वो भी बढ़ा रहे थे, ओके। द स्ट्रगल फॉर पावर, आर्म रेस, डिफरेंस इन आइडियोलॉजी और जो उनका एटीट्यूड था वो एक दूसरे को चेकमेट करना था, ओके, उनके स्ट्रैटेजीज में और काउंटर स्ट्रैटेजीज में। इससे क्या हो रहा था, दे वर गिविंग राइज टू द कोल्ड वॉर, राइट। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर। क्या हुआ, क्रिएशन हुआ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर, एक साइड थे अमेरिका, दूसरी साइड सोवियत रशिया, उन्होंने क्या किया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस का क्रिएशन कर दिया। दे टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्रीज ज्वाइनिंग द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जो कि लीड कर रहे थे वो 2 देश, जैसे कि नाटो,
नाटो किसके पास था? इट वॉज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका। और जो वॉर्सॉ पैक्ट था, इट वॉज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कमांड ऑफ सोवियत रशिया, राइट। बायपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो वर्ल्ड में जो थी, दे जॉइन आइदर ऑफ द टू सुपर ब्लॉक्स। एक ब्लॉक था नाटो का, राइट, दूसरा था वॉर्सॉ पैक्ट का, ओके। सच अ डिवीजन ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन टू ग्रुप्स, उसको ही बोलते हैं बाइपोलराइजेशन। द स्कोप ऑफ द कोल्ड वॉर क्या हो गया? बढ़ गया इस वजह से। द स्पीयर ऑफ टेंशन स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ डू यू नो, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था 1970 में इन रशिया, और उसके बाद सोवियत रशिया आ गया, एस्टेब्लिश हो गया, ओके। उसके बाद सोवियत रशिया केम अप एज अ सुपर पावर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बट एक्सट्रीम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे अमेरिका और रशिया के बीच में, राइट। यूएसए एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, उन लोग क्या कर रहे थे? कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे थे। कैपिटलिज्म मतलब एक इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी उन लोग ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। और रशिया क्या कर रहा था? रशिया वॉज प्रमोटिंग सोशलिज्म फॉर द सोसाइटी। वहाँ पे वन पार्टी ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, ओके। बोथ द सुपर पावर वांटेड टू एक्सपांड देयर ओन डोमिनियंस, ओके। उन लोग खुद का डोमिनियंस पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना चाहते थे। अमेरिका वांटेड टू स्प्रेड कैपिटलिज्म, वैसे ही रशिया वांटेड टू स्प्रेड सोशलिज्म, ओके। बोथ कंट्रीज स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स। They were trying to pull smaller country in their respective blocks in order to increase their hegemony. उन लोग अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए ये सब करने लगे, ओके। इससे क्या हुआ? यूरोप जो था वो आइडियोलॉजिकली डिवाइड हो गया। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज था उन्होंने अमेरिका को ज्वाइन कर लिया, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो था उन्होंने रशिया को ज्वाइन कर लिया, ओके। ये दोनों जो सुपर पावर्स थे, दे एस्पॉस्ट मतलब उन लोग सपोर्ट कर रहे थे द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सपोर्ट हेल्प टू द कंट्रीज इन देयर रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स, ओके। नाउ द आर्म्स रेस। द सुपर पावर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आर्म। ये दोनों भी कंट्री क्या करने लगे? आर्म प्रोड्यूस करने लगे ऑन अ लार्जर स्केल टू आउटस्मार्ट ईच अदर। दोनों भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन डेवलप करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। दैट स्टार्टेड अ राइवलरी। उससे क्या हो गया? राइवलरी स्टार्ट हो गया टू मेक मोर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स एंड टू एक्वायर द टेक्नोलॉजी दैट रिक्वायर्ड फॉर द सेम, ओके। बट सून बोथ द सुपर पावर्स, उनको ऐसा रियलाइज हुआ, मीन्स उनको अक्ल आया कि जो ये आर्म रेस चल रहा है इससे क्या होगा? इंटरनेशनल पीस को धोखा हो सकता है। फिर इस पीरियड में क्या हुआ? दे पुट एफर्ट्स टूवर्ड्स आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, ओके। नाउ अबाउट द क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। डेवलपिंग नेशन ने क्या सोचा कि हम लोग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं एट अ रीजनल लेवल, ओके। हम लोग क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं म्यूचुअल कॉपरेशन। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्ल्ड में दो सुपर पावर के बीच में जो राइवलरी चल रही है, इससे हमको नहीं फ़ायदा होगा। हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम लोग के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर यूरोपियन कंट्रीज जो थे उन्होंने सब लोग ने साथ में आकर एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ओके। उसी तरीके से जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उन्होंने भी अपना एक ग्रुप बना लिया, ओके। उसमें थे सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड। उनके ग्रुप का नाम था एशियन। उसका फुल फॉर्म था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। नॉन अलाइनमेंट। एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर वर्ल्ड क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉज बिकमिंग बाइपोलर। बाइपोलर मीन्स दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, ओके। मगर ऐसे कुछ कंट्रीज थे दे डिड नॉट वांटेड टू जॉइन द सुपर पावर राइवलरी। उनको दोनों भी ग्रुप में नहीं जाना था, ओके। ऐसे जो नेशन थे दे डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरी। उन्होंने सोचा कि हम लोग इससे दूर ही रहते हैं, ओके। इसी पॉलिसी को बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था, एक इवेंट था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ओके। Non-aligned movement, the Asian and African countries which became independent, जो independent हो गए थे after the Second World War, okay, they supported the idea of non-alignment. ये जो movement है, it started from the year 1961 under the leadership of India's Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, President of Yugoslavia Marshal Tito, President of Egypt Gamal, President of Indonesia Dr. Sukarno, President of Ghana Dr. Kwame। इनके लीडरशिप के अंदर इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया, ओके। इवेल्युएशन ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपोज किया द रूल ऑफ कॉलोनिज्म। जो कॉलोनिज्म मतलब क्या? एक पावरफुल कंट्री दूसरे
वीकर कंट्री के ऊपर कंट्रोल करती है टू बिकम अ रीचर, ओके, खुद रिच होने के लिए। उसी तरीके से जो इम्पेरियलिज्म होता है उसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम होता है एक कंट्री का, ओके। वो क्या करती है, जो वीकर कंट्री होती है जिनका पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है उसके ऊपर डोमिनेट करती है, उसके ऊपर कंट्रोल लाती है, ओके। दे अपोज कॉलोनिज्म, इम्पेरियलिज्म और रेसिज्म। रेसिज्म को भी उन्होंने अपोज किया, ओके। दे एंकरेज द रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स, शांति से। इंडिया ने इस मूवमेंट को लीड किया अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया इसको अभी भी एक्टिवली सपोर्ट करती है इस मूवमेंट को, ओके। इवन आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर जो इम्पोर्टेंस है इस मूवमेंट का अभी भी कम नहीं हुआ, इट हैज़ नॉट रिड्यूस्ड टिल नाउ। दिस मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म, ग्लोबल पीस और इक्वालिटी के ऊपर, ओके। इटर्नल मीन्स लास्टिंग फॉर एवर। इन्होंने इंस्पायर किया जो कम डेवलप कंट्रीज है, उनको बोला कि तुम लोग साथ में आओ, ओके, हम लोग सब लोग साथ में ग्रो करेंगे। दे ऑलवेज एंकरेज द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। उन लोग का एक फर्म स्टैंड था ऑफ डिसआर्मामेंट, फोस्टरिंग ह्यूमन राइट्स, नॉन अलाइंड जो मूवमेंट था। इन्होंने हमेशा जो प्रॉब्लम से गरीब लोगों के वो सामने रखे, ओके, एंड अबाउट द अनडेवलप्ड कंट्रीज फर्मली, ओके। ये जो मूवमेंट है इन्होंने एक डिमांड किया ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, उसको बोलते हैं नियो, राइट। वाइल समराइजिंग दिस मूवमेंट, इसका जो इम्पोर्टेंस था हैज़ नॉट रिड्यूस इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी इस मूवमेंट का जो इम्पोर्टेंस था वो ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, जो कम डेवलप कंट्रीज है उनको साथ में लिया, ओके। दे ब्रॉट सेवरल न्यू स्ट्रीम्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज इनटू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और नए नए चेंज लाते रहे, ओके। तो खाली इकोनॉमी में क्या नहीं, तो सोशल चेंजेस में भी चेंजेस कर रहे थे। इन सब से क्या हुआ है, जो कंट्रीज थी जो लेस डेवलप थी, जो पुअर कंट्रीज थी, उनको एक कॉन्फिडेंस मिला टू असर्ट देमसेल्फ। असर्ट मतलब क्या, टू से समथिंग क्लियरली, मतलब तुम लोग का जो भी पॉइंट रहेगा ना वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तुम लोग रखो, पीछे मत रहो, ओके। स्टैंड विथ सेल्फ रिस्पेक्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ओके। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर था जिसने डोमिनेट किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सिंस 1945 दैट केम टू एन एंड। वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था दैट हैड हैपेंड टुवर्ड द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ओके, मतलब वो लास्ट सेंचुरी तक चला। देयर वर मेनी रीजंस, इसके बहुत रीजंस थे फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ओके। सोवियत रशिया दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप द इकोनॉमी, ओके। जो स्टेट था दे लूजन अप इट्स कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, ओके। उन्होंने अपना जो कंट्रोल था इकोनॉमी के ऊपर का उसको लूज कर दिया। जो प्रेसिडेंट थे तभी सोवियत रशिया के, उनका नाम था मिखेल, ओके। दे इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस, ओके। ड्यू टू दिस पॉलिसी जो कंट्रोल था मीडिया के ऊपर वो कम हो गया, इंपॉर्टेंट चेंजेस आने लगे, ओके, इन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्पीयर में। दिस स्पीयर वेर रिस्ट्रक्चर, सब है जो स्पीयर था और रिस्ट्रक्चर होने लगा। दिस गेव इम्पेटस टू डेमोक्रेसी, मतलब एक मोमेंटम मिल गया डेमोक्रेसी को, ओके। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे जो कि सोवियत रशिया के साइड में थे, दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक पाथ। जो रिजिम था वो चेंज हो गया, जो सोवियत रशिया था वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया और उसमें से नए नेशंस क्या हो गए, एस्टेब्लिश हो गए। जो रशिया था, रशिया वॉज द बिगेस्ट कंट्री इन द फॉर्मर सोवियत रशिया, राइट। पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, जो कोल्ड वॉर था वो तो ख़त्म हो गया विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत रशिया। डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, ओके। रशिया वो जो ब्रेक हो गया मेनी पार्ट्स में, तो अभी वो सुपर पावर रहा क्या, नहीं, ओके। मेजर चेंजेस आने लगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। फॉर एग्जांपल जो अमेरिका था वो अभी भी क्या हो गया, सुपर पावर ही रह गया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक कंडेसिव मतलब हेल्पिंग एटमॉस्फेयर प्रिवेल हो गया। प्रिवेल होना मतलब प्रूव मोर पावरफुल, ओके। क्यों, फॉर द ग्रोथ इन ट्रेड और इकोनॉमी। रिलेशन जो थे बिटवीन आपस में और अमॉन्ग द नेशंस वो क्या हो गए, बढ़ गए। जो कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट और जो इंफॉर्मेशन का जो मार्केट था वो क्या हो गया, सर्कुलेट होने लगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। आइडियाज़ अभी स्प्रेड होने लगे फ्रीली, ओके। एज ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने प्रायोरिटी दिया ट्रेड को, ओके। जो आइडिया था एड देना वो अभी बंद हो गया, मतलब पीछे रह गया। इंस्टेड एफर्ट्स बिगेन टू बी मेड टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक रिलेशंस। जो भी देश जो था उन लोग अभी इकोनॉमिक रिलेशन बनाने लगे, ओके, आपस में।
जो डिस्क्रिप्शन हुआ करता था ऑफ अ कंट्री विच वॉज अपोज टू अनदर, अभी वो चेंज हो गया, वो एनिमी नेशन से अभी राइवल नेशन में चेंज हो गया। ओके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूएन की, यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन की, वो अब बढ़ गई। ओके, दे हैड टू टेक मोर कॉन्क्रीट स्टेप, उनको अभी ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कदम लेने पड़ते हैं टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, नाउ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स का बढ़ावा देना, जेंडर इक्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज नाउ एक्वायर्ड ए ग्लोबल डायमेंशन। अभी क्या हो गया, इसका जो रडार था, रेंज था, वो बढ़ गया। ओके, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस थे बिटवीन द कंट्रीज, वो क्या हो गए, इट बिकेम मोर ओपन। ओके, इसको पहले भी मेंशन किया है कि कैपिटल, लेबर और मार्केट और इंफॉर्मेशन है क्या हो गया, ग्लोबली सर्कुलेट होने लगे। ओके, जो गिव एंड टेक था आइडियाज़ का अमंग द पीपल, वो क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लगा वर्ल्ड में। ओके, ड्यू टू द रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट इवेंट्स और डेवलपमेंट क्या हो गया, बिगेन टू बी नोन एवरीवेयर, हर एक इंफॉर्मेशन शेयर होने लगी इस पूरे वर्ल्ड में। द बाउंड्रीज बिटवीन द नेशन डिड नॉट रिमेन एज सैक्रोसैंड, सैक्रोसैंड मतलब इतना उसको वैल्यू नहीं रहा। ओके, क्योंकि अभी लोग ज़्यादा ट्रेड को इम्पोर्टेंस देने लगे। ओके, ऑल दिस प्रोसेस आर टुगेदर, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये सब सारे जो प्रोसेस है उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जस्ट एज ग्लोबलाइजेशन ने क्या लाया हमारे लिए, बेनिफिट्स लाए, उसके साथ हमारे लिए लॉसेस भी लेके आया। फॉर एग्जांपल, जो इकोनॉमीज थी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो लिंकअप हो गई एक दूसरे से, क्या हो गया, उससे ट्रेड इंक्रीज़ हो गया, रॉबस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन बढ़ गया, यूनिफिकेशन मतलब उसका ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो गया। प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट अभी अवेलेबल हो गए मार्केट में, मतलब समझो पहले प्रोडक्ट के एक दो ही ऑप्शन थे, अभी मल्टीपल ऑप्शन है, राइट। जैसा कि हमारा मोबाइल फ़ोन, पहले एक दो ही कंपनी थी, अभी 10-12 कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके, फिर इससे क्या हो गया, बट द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर नेशंस, वो क्या हो गया, वो रिड्यूस नहीं हुआ। इन दिस चैप्टर हम लोग ने क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट द ग्लोबल डेवलपमेंट, जो कि 1945 के बाद हुआ। ओके, वी ऑल्सो अंडरस्टूड ऑफ द वर्ल्ड इन द कोल्ड वॉर पीरियड, कोल्ड वॉर पीरियड में ये जो वर्ल्ड था ये किस तरीके से था, आर्म रेस के बारे में भी पढ़ा एंड द एफर्ट्स एट डिसआर्मामेंट। ओके, तो वी ऑल्सो लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी हम लोग ने लास्ट पैरा में ग्लोबलाइजेशन को भी समझा, मगर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, बट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस चैप्टर। ओके, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस चैप्टर को भी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। ओके, कुछ भी डाउट होगा इस लेक्चर पर तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग वीडियो तो देख रहे हो मगर लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो। ओके, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस वीडियो को। ओके, और इस चैनल को जाते जाते क्या करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय।